नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए लगातार मैं आपको एसएसटी सोशल साइंस की क्लासेस करा रहा हूं। आज की जो वीडियो रहेगी वो पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए रहेगी क्योंकि इस वीडियो में आपको टॉपिक वाइज सभी प्रश्न मैंने आपको देने का प्रयास किया है, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। जितने भी यूपी टेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान का सिलेबस में आपके टॉपिक दिए गए हैं, उन सभी टॉपिक को अब मैं लास्ट टाइम में आपको टॉपिक वाइज सीरियल से आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, ताकि आप लोगों का सिलेबस पूरा का पूरा खत्म हो जाए, अंतिम दौर में आपका आखिरी रिवीजन हो जाए। जिस दिन आप पेपर देने जाओगे, यकीन मानो अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आप लोग पाओगे। इसलिए इन सभी वीडियो को आप लोग रेगुलर देखने का प्रयास करना, क्योंकि पूरा पेपर आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जितना सिलेबस है वो सिलेबस मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा इन क्वेश्चन के माध्यम से। ये क्वेश्चन आपको किसी भी किताब, किसी भी टीचर या कोई भी आपको इस टाइप से नहीं कराने वाला है, जितने मैं आपको कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने वाला हूं। और क्वेश्चन का लेवल ऐसा रखा गया है जैसा आपने आज से पहले इन सभी क्वेश्चन को देखा ही नहीं होगा। तो आइए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, अशोक का रुक्मिणदेही अभिलेख आधुनिक समय में किस देश से प्राप्त हुआ है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल से रुक्मिणदेही अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर कहता है, रुक्मिणदेही अभिलेख के अनुसार अशोक ने लुम्बिनी में उपज का कितना भाग टैक्स के रूप में लेना निश्चित किया था? छठा भाग, आठवां भाग, चौथा भाग, 10वां भाग या कौन सा? यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आठवां भाग लेना प्रारंभ किया था लुम्बिनी में, है ना। अशोक ने लुम्बिनी की भी यात्रा की थी, सारनाथ की भी यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कहता है, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों से उनके किस शौक या विशेषता के बारे में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी मिलती है? वे एक अच्छे घुड़सवार थे, वे बीड़ा बजाने के शौकीन थे, वे एक कुशल नाविक थे, वे रथ चलाने में निपुण थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वे एक अच्छे घुड़सवार थे। यहाँ पर बात की जा रही है गुप्त शासक जिनका नाम कुमार गुप्त प्रथम दिया गया है। आपकी जहाँ से पेपर बनेगा उस किताब में एक आपका चित्र बनाया गया है जिसमें कुमार गुप्त को दर्शाया गया है घोड़ों की सवारी करते हुए। तो उस सिक्के से ये पता चलता है कि शौकीन हुआ करते थे कुमार गुप्त प्रथम, क्योंकि वो एक अच्छे घुड़सवार थे। अगर बात की जाए बीड़ा बजाने की, बीड़ा बजाने के कौन शौकीन थे या संगीत बीड़ा बजाने से रिलेटेड है ना आपका, तो किन अभिलेख में बीड़ा बजाते हुए शासक को दर्शाया गया है? तो उन शासक का नाम हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए सिक्कों में दर्शाया गया है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कहता है, प्राचीन काल के सिक्कों की बनावट और उनकी धातु से मुख्य रूप से किस स्थिति का पता चलता है? अगर मैं प्राचीन काल इतिहास की बात करूं, आप लोगों ने कई बार सिक्कों को देखा होगा, है ना, धातुओं को देखा होगा, तो इनसे क्या पता चलता है? उनकी कैसी स्थिति थी? भौगोलिक सीमाओं का पता चलता है, धार्मिक स्थिति का पता चलता है, साहित्यिक प्रगति का पता चलता है, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। तो आपका जवाब होगा आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। सिक्कों की बनावट और धातु मुख्य रूप से ये स्थिति बताते हैं, आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। ठीक है ना। भौगोलिक सीमाएं आपकी भूगोल से रिलेटेड हो जाएंगी, यहाँ पर इनका कोई काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कहता है, हड़प्पा कालीन मुहरें जो मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई हैं, वे प्राचीन इतिहास के किस पहलू को सिद्ध करती हैं? तो किस पहलू को सिद्ध करती हैं? हड़प्पा वासियों का मेसोपोटामिया पर राजनीतिक नियंत्रण था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दोनों सभ्यता की भाषा और लिपि बिल्कुल एक जैसी थी। क्या एक जैसी थी? ये भी जानकारी नहीं देखने को मिलती है। हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच सुदृढ़ व्यापारिक संबंध थे। ये वाला आपका यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच का व्यापार हुआ करता था। व्यापार के लिए ये दोनों आपके जाने जाते हैं, आपस में व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया के लोग केवल सिंधु नदी के जल का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया में सिंधु नदी ये
वहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो ये गलत बात आपकी हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका सी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। सिंधु, सिंधु आपकी मोहनजोदड़ो के किनारे आपकी नदी है सिंधु नदी, ठीक है ना। और हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थल आपका हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपके सामने कहता है गुजरात में स्थित धौलावीरा नामक पुरास्थल हड़प्पा सभ्यता की किस विशिष्ट विशेषता के लिए विशेष रूप से जाना जाता होगा। आपने हड़प्पा सभ्यता को कई बार पढ़ा होगा, कई बार क्वेश्चन करे होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं करे होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन मैंने खुद से मेहनत करके आप लोगों के लिए दिन भर मैंने ये बनाए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो कंटेंट मैंने वहाँ से उठाया है जहाँ से एग्जामिनर ऑथेंटिक किताबों से आपका क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, ठीक है ना। कोई थर्ड पार्टी की किताब मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं की है। मैं जानता हूँ कि पेपर कहाँ से बनता है और कैसे बनाया जाता है, उसी आधार पर इन चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जितने भी लोगों को ये वाली क्लास का PDF चाहिए, आप लोग, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आपको प्रत्येक दिन पेपर के अंतिम दौर तक जितनी भी वीडियो क्लासेस आपकी होंगी, है ना, एक दिन में उन सारी PDFs आपको मिल जाएंगी, वो भी सोल्व फॉर्मेट में मिल जाएंगी। उनको पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। प्राइस मैंने 149 रुपये इनका रखा है, ये क्लास नोट्स का, ठीक है ना। ले लेना, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके, ठीक। तो यहाँ पर बात कर रहे थे धौलावीरा नामक पुरा स्थल हड़प्पा सभ्यता की किस विशिष्ट विशेषता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, ठीक। सुव्यवस्थित नगर निर्माण योजना और जल निकास प्रबंधन के लिए, विशाल गोदीवाड़ा के लिए, काले रंग की चूड़ियों के लिए, केवल मिट्टी के खिलौने बनाने के कारखानों के लिए। अब यहाँ पर लोग आपके कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तो टिक करेंगे गोदीवाड़ा, धौलावीरा का नाम आ गया, नहीं, गोदीवाड़ा जो आपका डाक यार्ड है ना, ये आपका लोथल के लिए है, लोथल के लिए, लोथल को गोदीवाड़ा के नाम से जानते हैं। परंतु धौलावीरा भी आपके गुजरात राज्य में ही स्थित है। ये आपका सुव्यवस्थित नगर निर्माण योजना और जल निकास प्रबंधन के लिए जाना जाता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप का निर्माण मूल रूप से किस वंश के शासक के द्वारा कराया गया था। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में एक जगह आपकी है, या उत्तर प्रदेश का आपका फेमस जिला है, सभी लोग जानते हैं, वो है आपका वाराणसी, ठीक है ना। वाराणसी जो आपका जिला है ना, तो यहाँ पर आपका एक स्थान पड़ता है सारनाथ। सारनाथ जहाँ पर भगवान बुद्ध ने क्या किया था, सारनाथ में अपना सबसे पहले प्रवचन या उपदेश दिया था, वह स्थान है आपका सारनाथ। और सारनाथ में एक स्तूप आपका स्थित था, धमेक स्तूप। धमेक स्तूप का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था, तो आपके अशोक ने कराया था। अशोक ने कराया था। उस राजा का नाम क्या हो जाएगा, अशोक राजा का नाम हो जाएगा। अशोक किस वंश के राजा हुआ करते थे, गुप्त वंश के नहीं थे, कुषाण वंश के नहीं थे, शुंग वंश के नहीं थे, ये थे मौर्य वंश के। किस वंश से संबंधित थे, मौर्य वंश से संबंधित आपके थे। अशोक ने धम्म धर्म का प्रचार किया, ये बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, ठीक। अगला देखो, और चौखंडी स्तूप भी आपका सारनाथ में ही है। अगला, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, किस स्थान पर दिया था। तो हमने आपको क्या बताया, सारनाथ आपको जस्ट अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश की बात की जाए, श्रावस्ती, श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक, यानी कि बहुत सारे प्रवचन कहाँ पर दिए, सर्वाधिक की बात की जाए तब आप लोग श्रावस्ती को टिक करना। अगर पहले उपदेश की बात की जाए, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, तो सारनाथ आप लोग करोगे। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। ये बुद्धत्व को उपलब्ध कब हुए थे, बोध गया में उपलब्ध हुए थे। लुम्बिनी में क्या हुआ था इनका, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ये पैदा हुए थे। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्माण। महापरिनिर्माण बोला जाए तो आप लोग टिक करना कुशीनगर को। सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक। राइट आंसर डी विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत ताड़पत्रों, भोजपत्रों या ताम्र पत्रों पर हाथ से लिखे गए प्राचीन विवरणों को किस श्रेणी में रखा जाता है।
देखो हाथ से लिखने की बात की गई है कि पहले लोग ताड़पत्रों पर लिखा करते थे, भोजपत्रों पर लिखा करते थे, तांबे के पत्रों पर लिखा करते थे, वो भी हाथ से लिखा करते थे। हाथ से लिखे गए क्या बोलोगे, पांडुलिपियाँ, यानी ये आपकी साहित्यिक स्रोत में ही आती हैं। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों को ऐतिहासिक स्रोतों के वर्गीकरण के अनुसार किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो वेद, रामायण, महाभारत, पुराण ये धार्मिक है। कैसा? ये धार्मिक साहित्य के अंतर्गत इनको रखा जाता है। ठीक है ना, आपको पता हो गया। विदेशी यात्री आए थे, फायान है, इतसिंह है, अलबरूनी है ना, अलमसूदी है, ये बहुत सारे आते रहते हैं ना, तो उनके वृत्तांत को अलग टाइप में रखते हैं। पुरातात्विक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, कलिंग का अभिलेख है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये अभिलेख में आते हैं। धर्मेत्तर साहित्य, जिनका धर्म से कोई मतलब कि लेना देना नहीं है, वो आपके धर्मेत्तर में आते हैं। धार्मिक, जिनका धर्म से लेना देना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बताया। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? देखो जातक कथाओं की यहाँ पर बात की गई है। जातक कथाएं क्यों महत्वपूर्ण है? जातक कथाएं जो है ना, ये केवल, अगर केवल आपको दिखे तो आंख मूंद कर वो हमेशा ही गलत होता है। केवल का कोई लेना देना नहीं, केवल यहाँ पर भी है, तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कुछ आपकी वो हट जाती हैं, लेकिन जातक कथा है ना, ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों से रिलेटेड है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ और तत्कालीन सामाजिक स्थिति देखने को मिलती है। जातक कथाएं आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित आपकी हो जाएंगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कलहड़, मेगस्थनीस, बाणभट्ट, कौटिल्य। तो भाई कौटिल्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य, जिनको चाणक्य बोलते हैं, इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। विष्णुगुप्त के नाम से भी इनको जानते हैं। इनकी किताब अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, बल्कि प्रशासनिक ढांचे को प्रस्तुत करती है, मौर्यकालीन। और अर्थशास्त्र की जो किताब है ना, ये आपकी राजनीति से रिलेटेड है। राजनीति से आपकी रिलेटेड आपकी किताब हो जाएगी। ठीक है ना। कलहड़ की किताब की बात की जाए तो राजतरंगड़ी इनकी किताब हो जाएगी। 12वीं सदी के कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताती है। मेगस्थनीस की किताब की अगर बात की जाए मित्र, तो इंडिका, उत्तर को ठोक देना, इंडिका किताब मौर्य प्रशासन की जानकारी बताती है। और ये मेगस्थनीस मौर्यकालीन भारत में आया था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बाणभट्ट भाई हर्षवर्धन का दरबारी कवि, जिसने हर्षचरित लिखी। क्या? हर्षचरित की रचना किसने की? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। कौटिल्य तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो ही गए, ये तो मैंने आपको कई बार बताया होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन लो भैया आ गया आपका, कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगड़ी मुख्य रूप से कहाँ का इतिहास बताती है? तो हमने आपको बताया कश्मीर का इतिहास बताती है। ठीक है ना, वो भी 12वीं सदी का बताती है। कहाँ, कब का? 12वीं सदी का इतिहास बताती है कलहड़ की किताब। कश्मीर के राजाओं की आलोचना भी करती है। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, यूनानी राजदूत मेगस्थनीस किसके शासन काल में भारत आया था? उसने किस पुस्तक की रचना की थी? बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं। देखो ये सारी चीज़ें सिलेबस में आपकी ऑलरेडी दी गई हैं, है ना, उन्हीं को मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो मेगस्थनीस कौन था? यूनानी राजदूत हुआ करता था, और ये आपके मौर्य काल में भारत आया था। उस दौरान राजा कौन हुआ करता था? उस दौरान राजा आपका हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी एक बड़ी ही फेमस किताब है, उस किताब का नाम हो जाएगा इंडिका। ठीक है ना। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर कैसा हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। हर्षवर्धन के काल में एक सीयू की किताब लिखी गई थी। ये लिखी थी किसने? ये लिखी थी ह्वेनसांग ने। किसने? ह्वेनसांग ने यह किताब लिखी थी, जो कि हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फोकुओ की किताब लिखी थी। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी फायान ने। फायान की किताब कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी फोकुओ की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। कनिष्क के काल में बुद्ध चरित की रचना की गई थी। कनिष्क, है ना, बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। किसने? अश्वघोष ने की थी। जो भी मैं एक्स्ट्रा जानकारी आपको बता रहा हूँ यहाँ पर लिख कर, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, जानकारी भी महत्वपूर्ण है, सब कुछ महत्वपूर्ण है। ठीक, पेपर में एक एक क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, जस्ट आपको बताया हूँ, चीनी यात्री फायान और हुएनसांग क्रमशः किन राजाओं के शासन काल के दौरान भारत की यात्रा में आए थे? तो फायान किसके टाइम में आया था, हुएनसांग किसके टाइम में आया था? लोग इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, हुएनसांग में पहला अक्षर हा है और हर्षवर्धन के नाम में भी पहला अक्षर आपका हा हो जाएगा। अब आप नहीं भूलोगे, दोनों के नाम में अक्षर आपका हा है। हुएनसांग का मतलब हर्षवर्धन, हुएनसांग का मतलब हर्षवर्धन, फायान का मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके अब बनने वाले हैं न्यू पैटर्न पर। कोई कहता कि टू द फैक्ट पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, तो ये 4-5 साल पुरानी बात हो गई, ये सारा पैटर्न चेंज किया जाएगा। तो उसी पैटर्न पर मैं आपको करा रहा हूँ। अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया है वो मैंने सब कुछ अपने नोट्स में प्रोवाइड करने का आपको प्रयास किया है। नोट्स कुछ इस प्रकार से आपको मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है ना। अर्थशास्त्र मैंने आपको बताया, चाणक्य की किताब, मौर्यकालीन शासन, राजतरंगड़ी कलहड़, ये इंडिका, मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था फायान, हुएनसांग, लुम्बिनी अभिलेख को भी हमने आपको बताया, रुम्मिनदेही अभिलेख, है ना, इसमें 8वां भाग उपज का वसूला जाता था, ब्राह्मी लिपि में था। ये सब कुछ जानकारी मैंने आपको बताई, ठीक है ना। अब जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी रहेंगी, मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी बताया, तो ये नोट्स आपको मिलने वाले हैं जिसमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ें बताई गई हैं। पूरा आपका सिलेबस द एंड किया गया है। 60 नंबर की पूरी तैयारी इन नोट्स के माध्यम से आपकी हो जाएगी। नोट्स में आखिर आपको मिलेगा क्या क्या? इसमें आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिल जाएगा, कंप्लीट आपको जियोग्राफी नोट्स मिल जाएगा, कंप्लीट आप लोगों को पॉलिटी नोट्स मिल जाएगा। ये 3 विषय हो गए। इन 3 विषय से आपके 40 से 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अदर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे एग्रीकल्चर आपका हो गया, होम साइंस आपका हो गया, म्यूजिक आपका हो गया, और आपका फिजिकल एजुकेशन जिसको खेल स्वास्थ्य भी बोल सकते हैं। इन सभी से भी क्वेश्चन आपके 10 से 12 देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हम आपको पूरा 60 नंबर का मटेरियल देंगे, जितना भी मैंने यहाँ पर आपको लिखकर यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। ये नोट्स आप लोग ले सकते हो कम टाइम में, 4 से 5 घंटे के भीतर लगातार पढ़ोगे तो पूरा सिलेबस आपका द एंड हो जाएगा। मैंने इसमें पॉइंटों को भी हाईलाइट किया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। मेगास्थनीज राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए, अशोक से पूछे गए, सब कुछ आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इन नोट्स का प्राइस 299 रुपये रहेगा। नोट्स में मैं इतना कंटेंट दे दूंगा कि पूरा सिलेबस तो खत्म हो ही जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्लास की PDF का नोट्स भी मिल जाएगा, PYQ भी मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स भी आपको मिल जाएगा। लेना कैसे है? नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को अभी से ले लो और अभी से तैयारी करने में जुट जाइएगा और हमारे साथ लगातार पढ़ते रहिएगा, तब आपको पता चलेगा। इतिहास में काल निर्धारण के संदर्भ में BC और AD का सही तात्पर्य क्या है बताओ? BC एंड AD, देखो यहाँ पर आपको बताऊँ, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पहले का टाइम। ईसा मसीह के पहले का टाइम, जब ये पैदा नहीं हुए थे ईसा मसीह, उनसे पहले का टाइम को BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। जैसे ईसा मान लो 0 पे पैदा हुए, ठीक है ना, 0 की पहले की तिथियों को हम बोलेंगे BC और 0 की बाद की तिथियों को बोलेंगे AD। जिसमें हम लोग वीडियो को देख रहे हैं, ये AD 2026 बोलेंगे, वर्तमान काल, या ईसा मसीह के जन्म के बाद या उनके मौत के बाद का जो टाइम हम लोग यहाँ पर हैं, इसको AD बोलते हैं। और जब उनका जन्म नहीं हुआ था, पिछला टाइम BC बोलते हैं। BC आपका उल्टा चलता है। कैसे उल्टा चलता? मैं यहाँ पर एक तिथि रेखा बनाऊँ, यहाँ पर 1 को लिख दूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैं 0 को लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से चलेगा। और जो हम लोग एनो डोमिनी में है, AD जिसको बोलते हैं एनो डोमिनी, आपका 1 2 3 4 26 के बाद 27 आएगा 2000, फिर 28 29 30 इस प्रकार से आपका टाइम आएगा। लेकिन ईसा में टाइम पीछे लौटता है। जैसे 563 में क्या हुआ था? 563 में बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ पर ये चीज़ आप लोग समझ लो, पेपर में छोटी छोटी बातें अक्सर भारी पड़ जाती हैं। बुद्ध का जन्म हुआ 563 में, मृत्यु कब हुई? 480 में इनकी मृत्यु हो गई। अब ये क्या राग रहा कि 563 में पैदा हुए और पीछे 480 में मर गए, ये कैसे हो सकता है? ये बिफोर क्राइस्ट का मैटर है।
ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम। अब आपने समझ लिया होगा, इस वाला क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाएगा। ईसा BC का अर्थ ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, AD का अर्थ ईसा के जन्म के बाद का टाइम। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक। पुरातात्विक शब्दावली में स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप का अर्थ क्या होता है? टीला इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है पुरातत्व विज्ञान के अनुसार पुरा स्थल आर्कियोलॉजिक साइट क्या है? आर्कियोलॉजिकल साइट किसे बोलते हैं? पुरातात्विक स्थल के नाम से किसको जानते हैं? इसको बोलते हैं, देखो यहाँ पर केवल शब्द आ गया, केवल से ज़्यादातर आपके गलत होते हैं, ये भी आपका गलत हो ही जाएगा। यहाँ पर भी लिखा है केवल समुद्र के अंदर बाहर, ये गलत। वह स्थान जहाँ प्राचीन खुदाई के प्राचीन औजार, बर्तन, इमारतों के अवशेष मिलते हैं। तो आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और देखो जो पुरा स्थल होते हैं ये ज़मीन पर भी मिलते हैं, ये नदियों या समुद्र के तल में भी मिलते हैं, और ये टीले के रूप में ऊपर भी मिलते हैं, है ना। पर्वतों पठारों पर भी आपके मिल सकते हैं, ज़मीन के भीतर, नदियों या समुद्र के तल में भी, ऊपर भी, ये सभी जगह आपके मिल भी सकते हैं। ठीक। तो बी विकल्प हो जाएगा राइट आंसर। पुरा स्थल का मतलब जहाँ से खुदाई में प्राचीन औजार, बर्तन, इमारतों के अवशेष मिले उसको बोलेंगे आर्कियोलॉजिकल साइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता मानव इतिहास के प्रारंभिक काल यानी पाषाण काल, स्टोन एज को औजारों और जीवन शैली के आधार पर किन 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है? पाषाण काल आप सभी को ज्ञात होगा कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो प्राचीन या पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो कौन सा हो जाएगा? पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल। डी विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है पुरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज में आदि मानव के जीवन यापन का मुख्य तरीका या साधन क्या हुआ करता था? तो पुरा पाषाण काल में ये शिकार करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, कंद मूल फल को इकट्ठा करके अपना गुजारा किया करते थे। ठीक है ना। खुले आकाश या गुफाओं में रहकर शिकार करना, कंद मूल फल इकट्ठा किया करते थे, नदी घाटियों के किनारे रहा करते थे, है ना, खुले आकाश के नीचे रहा करते थे। इनके पास कोई स्थायी बस्तियां नहीं थी, लोहे का कोई व्यापार औजार ये नहीं करते थे, विदेशी यात्रियों के लिए सुरक्षित धर्मशालाएं बनाना ये कुछ नहीं था। ठीक है ना। तो नंगे रहते थे लोग उस टाइम, ये क्या कर लेंगे विदेशी यात्री वगैरह। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। सिलेबस में आपका टॉपिक है पाषाण काल। ठीक है ना। तो वो भी यहाँ पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि सिलेबस वाइज आपके ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। पूरा पाषाण काल के अंतिम दौर में मानव द्वारा गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए चित्रों से मुख्य रूप से क्या प्रकट होता है? जब पूरा पाषाण काल का अंतिम दौर चल रहा था और मध्य पाषाण काल का प्रारंभिक दौर था, तब दीवारों पर जो बनाए गए चित्र थे वो मुख्य रूप से किस ओर इशारा कर रहे थे? उनकी उन्नति, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी और लिपि का विकास, आदि मानव के शिकार के दृश्य और उनके सामूहिक जीवन के शुरुआती प्रयास, विशाल समुद्री जहाज़ों द्वारा किए जाने वाले व्यापार, विभिन्न प्रकार के सिक्कों और मुद्रा। देखो ये 3 विकल्प का कोई लेना देना आपको चित्रों से नहीं लग रहा होगा। कोई व्यक्ति जब चित्र बनाना सीख लेता है तो उसका एक संकेत होता है कि वो उन्नत, आधुनिक, वैज्ञानिक तकनीकी और लिपि का विकास कर रहा है। देखो पेपर में जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, विकल्पों को पहले चारों को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है ना। और क्वेश्चन को पढ़ लेना, नहीं लगा है या नहीं लगा है, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, तो एलिमेंट आप लोग क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक। ये विकल्प राइट आंसर आपका हो जाएगा। अभी मैं आपको पाषाण काल को अच्छे से समझा दूंगा। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक जो एज है ना, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर क्या महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रभाव पड़ा? मध्य पाषाण काल की अगर बात की जाए मित्र, तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव जलवायु परिवर्तन देखने को मिला था कि जो बर्फ़ थी ना वो पिघल गई थी, गर्मी बढ़ गई, बर्फ़ पिघल गई, घास के मैदान बढ़ गए। घास के मैदान बढ़ने के कारण जो घास को खाने वाले जीव जंतु थे, जैसे खरगोश है, हिरन है, बकरी है, गाय है, इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, जिससे घास के मैदान और छोटे शाकाहारी पशु विकसित हुए। बी विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखो, मानव इतिहास में कुत्ता किस काल में मनुष्य का पहला पालतू पशु बना? तो कुत्ता कब बना था?
कुत्ता आपके पुरा पाषाण काल में बना था या नव पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में, बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, क्योंकि एक वीडियो मैंने आपको हाल ही में कराई थी वन लाइनर वाली, जिसमें हमने आपको बताया था, है ना। तो कुत्ता किस युग में, ये तो सभी को पता होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आप लोग रख लेना, जवाब दे देना अच्छे से। नवपाषाण काल न्यूलिथिक एज को मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन काल क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग घर बनाने लगे, लोग कृषि करने लगे, तो क्योंकि मानव ने भली भांति खेती करना शुरू कर दिया, भोजन संग्राहक को भोजन उत्पादक यहाँ पर बन गया था। ए विकल्प इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कागज मशीन का आविष्कार, ये कुछ नहीं। जंगलों को छोड़कर समुद्री यात्राएं करी, ये भी गलत बात है, यहाँ पर केवल दिया गया इसलिए गलत है। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपके दूसरे क्वेश्चन शुरू हो गए, लेकिन मैं आपसे कह दूं यहाँ पर कुछ आपकी महत्वपूर्ण बातें और छूट गई हैं, जिनको मैं आपको अलग से यहाँ पर बताना चाहूँगा। सिलेबस में आपका एक टॉपिक है पाषाण काल, मैं नोट्स से आपको बताता हूँ, ठीक है ना। एक तो उसमें मानव शास्त्री की पहली परिभाषा दी गई है। मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। मानव शास्त्री के अनुसार 2 करोड़ वर्ष पहले मानव में शारीरिक परिवर्तन भी हुए थे। मानव सबसे पहले क्या करता था, कैसे चलता था? वो खड़े होकर सीधे चलना सीखा सबसे पहले। अंगूठे से वस्तुएं पकड़ने की क्षमता पैदा हुई। मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में बाद में विस्तार देखने को मिला, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर ये तीन एज आप लोग समझ लो, पूरा पाषाण काल। मैं आपको पुनः रिवीजन करने के लिए बता देता हूँ, ताकि यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन बने आप लोग गलत मत कर दें और कर ना पाएँ, ऐसी हालत देखने को ना मिले, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो खुले आकाश में रहता था, नदियों झीलों के पास में रहता था, शिकार करता था, कंदमूल फल इकट्ठा करता था और ये मांस खाया करता था, गुफा में रहा करता था, कोई स्थायी आवास नहीं था। आग का प्रयोग इम्पोर्टेंट, आग का प्रयोग पूरा पाषाण काल में किया और मृतकों को कब्र में दफनाना भी शुरू कर दिया था। अब आ गया आपका मध्य पाषाण काल, है ना। मध्य पाषाण काल में क्या देखने को मिला, है ना। औजार इनके थे वो इनके आपके छोटे हो गए। इन्होंने सुडौल आकृति में औजारों को बना लिया और जलवायु गर्म होने के कारण बर्फ पिघली। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास के कारण घास वनस्पति बढ़ी, जानवर खरगोश भेड़ बकरी आपके पैदा होने लगे अधिक संख्या में, और कुत्ते को पालतू बनाया। अभी क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था, लो भैया आपका होमवर्क भी द एंड यहाँ पर मैंने कर दिया। तो कुत्ते को पालतू कब बनाया? कुत्ते को पालतू कब बनाया? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल इम्पोर्टेंट। और नव पाषाण काल में क्या किया? खेती करी, उत्पादक बन गया, पशुपालन किया, छप्पर के घर बनाने लगा मानव नव पाषाण काल में। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। एक तो जानकारी है आपकी कि आग की खोज कब इसने कर ली, तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज भी कर ली थी। लेकिन पूरा पाषाण काल में जो औजार थे इसके पास, मानव के पास, वो सुडौल नहीं थे। सुडौल का मतलब यार आकृति उनकी ठीक नहीं थी, टेढ़े बच्चे थे, उल्टे सीधे थे, ये है सुडौल, है ना। फिर नव पाषाण मध्य पाषाण काल में इनके आकृति छोटी होगी, सुडौल हो गए, कुत्ते को पालतू बना लिया मध्य पाषाण काल में। और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ, ठीक है ना। लगभग मैंने सारी जानकारी पाषाण काल के बारे में बता दी। और नव पाषाण काल में मित्र क्या क्या होने लगा? लोग नए नए कौशल विकास सीख गए, मूंज की टोकरी चटाइयाँ बनाना सीख गए, चित्रकारी करना सीख गए, बर्तनों पर नक्काशी करना सीख गए, जानवरों के बालों से ये कपड़ा भी बनाना सीख गए, है ना। तो खेती करना तो शुरू कर ही दिए, कुल्हाड़ी हंसिया औजार ये लोग बनाने लगे, पशुओं को पालने लगे। फिर आपका बाद में ताम्र पाषाण काल की शुरुआत होती है, ठीक है ना। जितना भी कंटेंट मैंने क्वेश्चन में देने का प्रयास किया, अगर वहाँ से कोई जानकारी अधूरी रह जाती है, वो मैं आपको अपने इन नोट्स, इन थ्योरी की सहायता से आपको हमेशा कंप्लीट कराने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आप सबसे करीबी मित्र हो आप सभी लोग हमारे, क्योंकि आप ही हो जो मैं हूँ, आप ही की वजह से मैं हूँ, ठीक है ना। ये कहना एक संतुलित व्यवहार है, क्योंकि आप ना हो तो मैं भी नहीं हूँ। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तो आपको ये पूरा निपटा ही दूंगा, है ना। अच्छे ढंग से पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। फिर तो अगर मैं आपको ये ना कराऊं तो मेरे पढ़ाने का मकसद ही गलत है ना। रुपए तो सब कमा लेते हैं, वो मैं भी कमा लेता हूं, लेकिन कमाने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए, क्योंकि लोगों को कंटेंट ऐसा दो
जो याद रखे, जो पेपर में फंस जाए। आप लोग इस वीडियो को क्यों देख रहे हो? आप लोग वीडियो को इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको मदद मिल रही है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट बताया जा रहा है। क्वेश्चन ऐसे ऐसे ऑथेंटिक आप लोगों के लिए ढूंढ के मैं करा रहा हूँ जो कोई भी नहीं कराएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को देखते हो, ठीक है ना। वो मैं भी आप लोगों के लिए जानता हूँ, इसीलिए मैं आपकी सदैव मदद करने के पक्ष में रहता हूँ, है ना। कोई भी जानकारी छूटे ना, इसलिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा जानकारी इसलिए बताता हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन पेपर में आपसे गलत ना हो सके, ठीक है ना। नए मित्र इन नोट्स को ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है, कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करो, फटाक से इन नोट्स को प्राप्त कर लो। ये वाला क्वेश्चन हमने आपको दिया था तो जवाब आपका हो गया मध्य पाषाण काल, बात आपकी ख़त्म हो गई, ठीक। और अगला यहाँ पर आपका आ चुका है, भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। यहाँ पर 21 दिया गया है, हाँ दिया गया है डी विकल्प में। की किसने थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी महोदय ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन पुरास्थल मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन सिंपल तो आपने देखे होंगे कि किस पुरास्थल को मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोलते हैं, लेकिन ये मृतकों का जो मोहनजोदड़ो है ना, ये सिंधी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ये सिंधी भाषा का शब्द है। पता चले आप लोग हिंदी को टिक करने बैठो तब गलत हो जाए। ये छोटी छोटी बातें मैं अक्सर बताता हूँ, आप लोगों से सिली मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। यही तो आपका रिवीजन करने का फ़ायदा होता है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सड़कों और गलियों के निर्माण की मुख्य योजना क्या थी? देखो, हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी, नालियाँ थीं, है ना, और भवन थे, ये लगभग समकोण बने थे, है ना। समकोण इनकी स्थिति थी। समकोण का मतलब ये एक ग्रिड पद्धति से बनी थी। ग्रिड पद्धति से आपकी निर्माण किए गए थे। तो सड़कें टेढ़ी मेढ़ी गोल छल्लों वाली थी नहीं यार। गलियां केवल पहाड़ों को काट कर थोड़ी ना बनाई गई थी। नगरों में सड़कों का कोई अस्तित्व ही नहीं था, केवल नावें चलती थी। अरे यार, नावें कैसे चलेंगी सड़क पे? तो बात गलत है, एकदम मजाकिया टाइप की। तो सड़कें चौड़ी थी, एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, ग्रिड पद्धति से बनी थी। ये बात आपकी 100% सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कहता है, हड़प्पा सभ्यता की नालियों और जल निकास प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है? तो पूरी तरह सत्य क्या हो जाएगा? जो हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ थीं, क्या थी दोस्तों? आपकी नालियाँ और जल निकास प्रणाली के बारे में। तो नालियाँ पूरी तरह खुली रहती थी जिससे गंदगी फैलती थी नहीं यार। हड़प्पा वासी बहुत स्वच्छता का ध्यान रखा करते थे। गंदे पानी सीधे पीने के कुएं में गिराया जाता था। क्या गंदा पानी कुएं में गिराओगे फिर पियोगे क्या? मरोगे हैजा से। गलत। पूरी सभ्यता में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी यार। जल निकासी प्रणाली के लिए तो हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है। घरों की नालियाँ सड़क की मुख्य पक्की ढकी हुई नालियों से जुड़ी थी, जिनमें सफाई करने के लिए मैन होल गस्ताने बने थे। यानी कि जैसे आपकी ये मैन सड़क आपकी हो गई, ये आपके घर हो गए, है ना। तो घर की जो नालियाँ थी वो मैन सड़क की किनारे की नालियों से जुड़ी थी, और जगह जगह पर इन नालियों में मैन होल बनाए गए थे ताकि उन होलों से सफाई की जा सके, है ना। उनको पाट दिया जाता था, उनको ढक्कन से ढक दिया जाता था, तो ढकी हुई नालियों को हटा करके उनकी सफाई की जा सके, ऐसी व्यवस्था थी। सी विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। भवनों और मकानों के निर्माण में मुख्य रूप से किस आकार की ईंटों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था? ये इम्पोर्टेंट है। ईंटों का जो अनुपात था ना, वो एक निश्चित अनुपात था, 4:2:1, 4:2:1, है ना। देखो याद कैसे रखोगे? पहले 4 को तो याद कर ही लेना। 4 का आधा 1, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, ठीक है ना। ये रेशियो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक। तो क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। और आगे का क्वेश्चन देखो आप लोग यहाँ पर, लंदन में स्थित ब्रिटिश म्यूजियम को ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से क्या गौरव प्राप्त है? यह विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। दुनिया भर की प्राचीन अमूल्य वस्तुएं सुरक्षित हैं। पहला ही करेक्ट आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया केवल आधुनिक लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा केंद्र।
अरे यार, ये तो म्यूजियम है ना कि लड़ाकू विमानों का केंद्र है, ये तो बात गलत हो गई ना। यह केवल वाले गलत होते हैं। यह केवल अंतरिक्ष से गिरे उल्का पिंडों का संग्रह है। म्यूजियम में कोई उल्का पिंड नहीं रखे जाते हैं। ये भूगोल वेत्ताओं की कहानी अलग आती है, ठीक है, इतना समझ लिया। फिर आगे का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम क्या है या एक्सचेंज वाला सिस्टम क्या है? वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु, ठीक है ना, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का लेन देन आपका वस्तु विनिमय प्रणाली हड़प्पा सभ्यता में अपनाई गई थी। और ये हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक चल रहा है ना, द एंड इसको कर रहे हैं यहाँ पर। हड़प्पा के लोग तौल और नाप के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते थे? तो नाप तोल के लिए बांटों का उपयोग किया जाता था। बटखरे और पैमाने इसको आप लोग बोल सकते थे। अब यहाँ पर लिखा लोहे के डिजिटल तो अभी चल रहा है। हड़प्पा सभ्यता ये आपकी 3000 वर्ष पुरानी, मिट्टी के बर्तन से नहीं, लकड़ी के बक्सों का भी नहीं, बटखरे थे, बांट मिले हैं, है ना, बांट, ठीक। अगला देखो यहाँ पर कहता है, हड़प्पावासी व्यापार के लिए सामान भेजते समय बोरी या सामान पर गीली मिट्टी छापकर उस पर किससे छाप बनाते थे? तो मुहर, सील पर छाप बनाते थे। हड़प्पावासी क्या करते थे, जैसे उनको एक बोरी का पैकेट भेजना है, बाहर भेजना है, तो बोरी का जो मुंह हुआ करता था, है ना, उस पर एक सील लगा दिया करते थे ताकि गड़बड़ी ना हो। अगर सील टूटी है या खुली है तो पता चल जाएगा कि वस्तु पहले से ही खुल चुकी है या उसके साथ छेड़खानी हुई है। तो ये सील का, मुहर का प्रयोग करते थे। अब मुहर कैसी हुआ करती थी? चौकोर थी, आयताकार थी, सेल खड़ी पत्थर से बनाई गई थी। ये बातें यहाँ पर नहीं दी गई हैं, इनको मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों का व्यापार सुदूर प्रसिद्ध प्राचीन देशों में भी होता था। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेसोपोटामिया, इराक की सभ्यता से देखने को मिला है। धातु के प्रयोग के आधार पर हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहोगे? तो कांसे की सभ्यता कहोगे, कांस्य युगीन सभ्यता आप लोग बोलोगे। यहाँ पर दिया गया है बी विकल्प में। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो, हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय ना होकर बहुत ही शांति प्रिय थे। बिल्कुल शांति प्रिय थे। इसका मुख्य कारण क्या है? हड़प्पावासी बहुत शांति प्रिय व्यक्ति थे। ये कभी लड़ाई झगड़े नहीं किया करते थे क्योंकि यहाँ से बहुत अधिक संख्या में अस्त्र शस्त्र का ना मिलना, यहाँ पर कोई अस्त्र शस्त्र ही नहीं मिले हैं, जिस आधार पर इतिहासकार बोलते हैं कि भैया यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ करता था। ये लोग बहुत ही शांति प्रिय थे, मज़े से रहा करते थे, है ना, कोई राजा नहीं हुआ करता था। ये तो बातें छोड़ दो आप, ए विकल्प करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है, विश्व इतिहास में सबसे पहले कपास कॉटन का उत्पादन करने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो आपकी हड़प्पा सभ्यता को ही इसको जाता है। मोहनजोदड़ो से कपास के कुछ अवशेष भी मिले हैं आपके, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ चुके हैं और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की थोड़ी सी जानकारी आपकी छूट गई है, जिसको मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा अलग से। बात करेंगे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की, जो भी जानकारी छूटी है उनको बताने का प्रयास करता हूँ। देखो यहाँ पर मोहनजोदड़ो में एक पक्का स्नानागार मिला है। अगर महान स्नानागार, बड़े या ग्रेट बात की जाए तो मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और ये लोग तांबा प्लस जस्ता मिलाकर कांसे का निर्माण किया करते थे। एक क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आया था कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित थे सर्वप्रथम? तो भाई वो तांबे से परिचित थे, ना कि कांसे से। कांसे को अधिकतर लोगों ने टिक किया, गलत उत्तर माना गया, है ना। तांबा से परिचित थे, तांबे के साथ इन्होंने जस्ता को मिलाया, फिर कांसा बना। देखो आपके पास मान लो 3 चीज़ें हैं, 1 2 3। अब आप लोग इसमें सबसे पहले किससे परिचित होंगे? 1 से परिचित होंगे या 3 से परिचित होंगे? आप कहोगे कि सर हम 1 से परिचित होंगे। अब 1 + 2 मिलकर ही 3 का निर्माण करते हैं, ठीक वही हाल यहाँ पर है। मैं आपको बताने वाला था हड़प्पाई मुहर, जो आपके सिलेबस में दी गई है। पेपर आपका बनेगा SSC-ERT की किताबों से। ज़्यादातर 80% पेपर यहीं से बनता है, 20% वो क्वेश्चन इधर उधर का करता है, लेकिन वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट करा ही रहा हूँ। हड़प्पा में मोहर का प्रयोग किया गया था, विभिन्न आकार की थी, सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। आकार में मुहर आपकी चौकोर थी, आयताकार थी, वर्गाकार थी, और इन मुहरों पर एक सींग वाला बैल भी आपका उत्कीर्णित किया गया था। उपयोग इनका किया जाता था व्यापारिक वस्तुओं को सील करने, पहचान करने के लिए किया जाता था।
मुहर पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृति भी देखने को मिली है। शायद ये लोग पूजा करते हों, लेकिन पक्की बात ये नहीं कह सकते हैं। सेल खड़ी से बनी, ये बात क्वेश्चन में नहीं थी इसलिए बताया। मात्र देवी की पूजा ये लोग किया करते थे। कपास पैदा किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। कांस्य युगीन आपकी सभ्यता थी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, उल्टी लिखी जाती थी। आज तक इसको कोई नहीं पढ़ पाया। और अंतिम पॉइंट इनको बता दें, फिर मैं क्वेश्चन की बात करूं। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला? विशाल स्नानागार, अन्नागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी, डांसिंग गर्ल। ये इंपॉर्टेंट पेपर में अक्सर आई है कि कांस्य की नर्तकी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। कालीबंगन आपके राजस्थान में पड़ता है। जूते खेत के साक्ष्य मिले। अग्निकुंड, चूड़ियाँ मिली। बनावली हरियाणा में हल्के खिलौने मिले। लोथल गोदीवाड़ा बंदरगाह, अग्निकुंड, चावल के साक्ष्य मिले। जो भी बताना था वो मैंने बता दिया। अब आगे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। नोट्स आप लोग ले ही लेना, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, कहता है हड़प्पा सभ्यता की लिपि की क्या विशेषता थी जो इसे अन्य समकालीन लिपियों से अलग करती है? तो भाई ये उल्टी लिखी जाती थी। उल्टी का मतलब दाएं से बाएं, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये वाली आपकी हो जाएगी। जो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मान लो ये एक पेज है, ये पेपर का पेज है, तो हम लोग लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। L to R यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। लेकिन हड़प्पावासी राइट यहाँ से लिखते थे। जैसे आपको लिखना है राम ने खाना खाया, मतलब इस ओर लिखा करते थे, इस ओर लिखा करते थे। इसको उल्टी बोलते हैं। आज तक इसकी लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया। ये दाएं से बाईं ओर आपकी लिखी जाती थी। बी विकल्प राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है लगभग 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच दजला फरात नदियों के किनारे किस महान सभ्यता का विकास हुआ था? दजला फरात नदी के किनारे, तो दजला फरात नदी के किनारे आपकी मिस्र की सभ्यता। क्या मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, चीन की सभ्यता? देखो मिस्र की सभ्यता आपकी नील नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। नील नदी को वरदान बोलते हैं मिस्र का, क्योंकि नील नदी जीवन दायिनी है वहाँ की। तो ये आपकी दजला फरात नदी आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगी। ठीक, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपकी हो जाएगी। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का देखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगर के देवता के निवास स्थान के रूप में बने पवित्र स्थान को जिगुरत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगुरत बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हल्के में मत लेना, देख लेना। सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में उठ करके आपसे पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि मुख्य रूप से कैसी थी? इनकी लिपि थी चित्रात्मक। कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी। और हड़प्पा की लिपि कैसी थी? दाएं से बाएं ये लोग लिखते थे। और हड़प्पा की भी लिपि भाव चित्रात्मक हुआ करती थी। अगला यहाँ पर देखो, कहता है मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान बोलते हैं। यह सभ्यता मुख्य रूप से किस कालखंड के बीच में फली फूली थी? तो यह आपकी 5000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच में आपकी फली फूली थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है प्राचीन मिस्र में राजाओं के शवों या शव को सुरक्षित रखने के लिए उनके शरीर पर किस पदार्थ का लेप लगाया जाता था? तो उनके शरीर पर नाइट्रोजन नामक पदार्थ का लेप चढ़ाया जाता था, जिसको ममी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ममी। मिस्र के पिरामिड में इनको देखा जा सकता है ना, मिस्र के पिरामिड में। अगला देखो, मिस्र के राजाओं के मकबरे को, जहां राजाओं के शवों के साथ साथ उनके उपयोग की गई बहुमूल्य वस्तुएं और सुंदर चित्र बनाए जाते थे, क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? इसको पिरामिड बोलते थे। क्या बोलते थे? पिरामिड आपका मिस्र की सभ्यता से रिलेटेड आपका हो जाएगा। जिगुरत किसको बोलते थे? जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उनके जो पवित्र देवता का स्थान था, देवता के स्थान को जिगुरत के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं क्रीट की सभ्यता 3000 से 1500 ईसा पूर्व की है। अन्य किस नाम से इसको जानते हैं? क्रीट की सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे आपकी विकसित हुई थी। ठीक, सुमेरियन सभ्यता, महाद्वीप सभ्यता, नील द्वीप सभ्यता। नील वाली तो आपकी मैंने बता दी, मिस्र वाली हो गई। दजला फरात आपकी मेसोपोटामिया होगी। सुमेरियन की सभ्यता अलग है, इसको महान द्वीप की सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि ये द्वीप सभ्यता आपकी भूमध्य सागर के किनारे, इसको महान द्वीप की सभ्यता के नाम से जानते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता क्रीट की सभ्यता से बने बर्तनों की मांग दूसरे देशों में बहुत अधिक थी। इसका कारण क्या हो सकता है? इम्पोर्टेंट कारण। इसका कारण था जो क्रीट की सभ्यता के जो बने बर्तन थे उन पर सुंदर चित्रकारी होना। सुंदर चित्रकारी होने के कारण दूसरे देशों में इनकी सबसे ज़्यादा मांग थी। चीनी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व का विकास मुख्य रूप से किस नदी घाटी के किनारे हुआ था? चीनी सभ्यता का विकास हुआंगहो नदी के किनारे हुआ था। हुआंगहो नदी के किनारे आपका हुआ था, है ना। अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है इतिहास में कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो कागज़ का चाइना में हुआ। कहाँ पर? चाइना देश में आपका कागज़ का आविष्कार सबसे पहले आपका हुआ था। क्वेश्चन संख्या 49 यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर कहती है कि चीनी लोग प्राचीन काल में भोजन करने के लिए मुख्य रूप से किस धातु या मिश्र धातु के बर्तनों का प्रयोग करते थे? तो ये लोग करते थे कांस ब्रोंज से बने बर्तन की। ये सभ्यता है चीन की सभ्यता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पृथ्वी की यांत्रिक संरचना के अंतर्गत सियाल परत का नामकरण किन दो प्रमुख पदार्थों के मेल से हुआ? सियाल SiAl, सियाल से सिलिका, Al से एलुमिना। सिलिका एलुमिना कहाँ पर दिया गया? सिलिका एलुमिना आपका ए विकल्प में दिया गया, ए करेक्ट हो जाएगा। कई लोगों को ये वाली सभ्यताएं समझ में नहीं आई होंगी, तो मैं इनको एक नज़र में आपको अंतिम रिवीजन का यहाँ पर करा देता हूँ। चीन, मिस्र, क्रीट, ये सब कुछ यहाँ पर पॉइंट को सबसे पहले आप लोग समझ लो, बात आपकी ख़त्म हो जाएगी। मेसोपोटामिया 5000 से 2000 ईसा पूर्व, दजला फरात नदी के किनारे, है ना। जिगुस्त में इनके जो जिगुस्त या जिगुरत, ये जिगुरत लिखा है ना, यहाँ पर इसको सुधार लेना। जिगुरत, जिगुरत में इनके प्रमुख देवता रहा करते थे। जिगुरत में, ठीक, एक स्थान का नाम है। लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी, मेसोपोटामिया की। मिस्र की बात करूं 5000 से 2000 ईसा पूर्व, नील नदी का वरदान बोलते हैं। मिस्रवासी सबों के शरीर पर नाइट्रोजन का लेप लगाकर मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस शरीर को ममी कहते हैं। इसको पिरामिड के अंदर रखा जाता था। फिर उसके बाद क्रीट की सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई, है ना। सुंदर चित्रकारी, क्वेश्चन यहीं से बना था। सुंदर चित्रकारी के कारण बर्तनों की मांग दूसरे देश में ज़्यादा थी। लाइन टू लाइन। अगला देखो चीन की सभ्यता। यह सभ्यता हुआंगहो नदी के किनारे विकसित साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना चीन में शुरू हुआ था। अब क्वेश्चन नहीं था वहाँ पर कि बांस पर लिखना कहाँ से शुरू हुआ, चाइना से हुआ, क्या पता यहीं से क्वेश्चन बन जाए, वहाँ से नहीं बने, वहाँ से बन जाए, यहाँ से ना बने। इसलिए दोनों चीज़ मुझे मिक्स करके आपको बतानी पड़ती है। कांस के बर्तन में लोग भोजन करते थे, चीन की सभ्यता वाले ये कांसे में करते थे। कागज़ का आविष्कार चीन से हुआ है। तो सारी सभ्यताओं का द एंड मैंने यहाँ पर आपका कर दिया है, ठीक है ना। नोट्स आप लोग ले सकते हैं नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके। वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं 51 नंबर से क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तब तक अच्छे अच्छे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा वीडियो देखने में आपको कैसा लगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने को हैं।